हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी नया टॉपिक नहीं है, वो पुराना वाला ही टॉपिक है जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 15 से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उसमें 15 से आगे जो क्वेश्चन है ये पूरा 80 क्वेश्चन का लगभग सेट है। 80 नहीं, लगभग 70 है क्वेश्चन का सेट है। तो ये हम पूरा क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो हम लोग लगभग 15 कर चुके हैं, लगभग क्या 15 कर ही चुके हैं। आगे हम लोग 15 से आगे आज करेंगे और देखेंगे। तो यदि आप लोग को मैं बोला था पिछले वीडियो में कमेंट करने के लिए, शायद कुछ लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखे थे, तो मैं पहले ही आज बता देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन का सेट बनाया जाए, 70 या 80 क्वेश्चन जो है उसका सेट बनाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे यस लिख करके कमेंट करिए। अगर नहीं चाहते हैं तो आप वहाँ पे नो लिख करके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग चाहते क्या है। आप लोग यार तुम लोग कमेंट करोगे तभी ना पता चलेगा क्या चाहते हो। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं 15 तक। तो आज का जो क्वेश्चन है 16 नंबर और क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आज का 16 नंबर जो है, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। कह रहे कि कांच का अगर कोई अवतल लेंस है और उसको हम पानी में डुबाएंगे तो वह कैसा हो जाएगा। अवतल लेंस होता है इस तरह का, आप जानते हैं नहीं, और इस अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। और इस लेंस को अगर लेंस है तो इसका अपवर्तनांक 1.5 होगा, क्योंकि कांच का बना होगा ये लेंस। और इसको हम पानी में डुबाएंगे यानी 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में यदि डुबाएंगे तो क्या होगा, इस लेंस का जो क्षमता है वो घट जाएगा और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी ये अपसारी ही रहेगा। लेंस में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, लेंस तो अपसारी ही रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा, तो उसकी जो क्षमता है वो घट जाएगी। यानी यह कैसा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कम अपसारी। यह कैसा हो जाएगा, कम अपसारी की तरह हो जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया है कम अभिसारी, अधिक अभिसारी, कम अपसारी और अधिक अपसारी। तो यह क्या हो जाएगा, अपसारी ही रहेगा लेकिन कम अपसारी हो जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, तो इसका होगा सी नंबर जो ऑप्शन है 16 नंबर का वो सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जो 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसकी क्षमता क्या होगी। आपको क्या दिया हुआ है, F इक्वल टू दिया हुआ है, नहीं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। F इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हमसे पूछा जा रहा है P बराबर कितना होगा। अच्छा आप क्या जानते हैं, P इक्वल टू होता है 1/f। और यहाँ पे सबसे जो याद रखने वाला बात है वो है कि F जो होगा वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अच्छा बताइए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 20 गुणे 10 के पावर -2 या 20/100 हो जाएगा। सीधा सीधा कर देते हैं, बटा 100 मीटर में हो जाएगा। तो P इक्वल टू होता है 1/f, तो हो जाएगा P इक्वल टू 1/20/100। तो 100 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 100/20। तो कट जाएगा कितना बार में, 5, और मात्रक क्या होता है, डायप्टर। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें दिया हुआ है A नंबर में 5 डायप्टर, B नंबर में दिया हुआ है 20 डायप्टर, C नंबर में दिया है 0.5 डायप्टर और D नंबर में दिया है 0.05 डायप्टर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 5 डायप्टर होगा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, इसमें एक और ऑप्शन दिया है 0.5 और कुछ लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, P इक्वल टू 1/f रखते हैं। तो P इक्वल टू 1/20 और ये हो जाएगा कितना, 0. जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है एक वो सी नंबर आप लगा देते, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि F जो होता है हमेशा किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए, तभी ये सही होगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो 5 डायप्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके स्क्रीन पे, तब तक पढ़िए आप क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि F1 और F2 दो फोकस दूरी वाले लेंस हैं और दोनों को संपर्क में रखा गया, यही दिया हुआ है। देखिएगा F1 F2 फोकस दूरी लंबाई के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी
क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो लेंस दिया हुआ है और दोनों संपर्क में है। एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, दोनों संपर्क में है। इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है। तो इसके बदले अगर दोनों के बदले हम एक लेंस प्रयोग करते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो f इक्वल टू होता है f1 f2 बाई f1 प्लस f2। ये डेरिवेशन हम लोग किए भी थे ऑप्टिक्स में, तो जो लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का तो पूरा ऑप्टिक्स का क्लियर करें। तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन f1 प्लस f2 बाई 2, f1 f2 बाई f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 बाई f1 f2। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो वाला सही है, f1 f2 बाई f1 प्लस f2, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 19 नंबर है। ये देखिए, एक समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं। कह रहा है समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो बताइए कि इनके संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। अब इसी फॉर्मूला पे अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला यही रहने देते हैं हम लोग। कह रहा है कि दो लेंस है जिसकी फोकस दूरी समान है, f है, मतलब f1 बराबर है f2 के और ये कितना है, f है। तो हमको बताना है f इक्विवेलेंट जो होगा कितना होगा। तो फॉर्मूला पे अगर रख दें तो हो जाएगा f इंटू एफ बाई f प्लस f। तो बताइए कितना होगा, f इंटू एफ आई f कितना होगा 2f, f से f कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, f बाई 2। और ये कंसेप्ट भी है कि अगर समान फोकस दूरी के दो लेंस, अगर समान फोकस दूरी के दो लेंस संपर्क में हो तो उनकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी f बाई 2 हो जाएगा। अगर इसी पे क्वेश्चन रहता 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो लेंस है तो बताइए उसके संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। तो 20/2 यानी 10 हो जाता। तो ये क्वेश्चन आप वेरिएबल इसको समझ के चल सकते हैं। चलिए हम लोग का 19 नंबर भी हो गया। 19 नंबर का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में f है, बी नंबर में दिया हुआ है 2f है, सी नंबर में दिया हुआ है f/2। तो सी नंबर इसका जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो रहता है वह कैसा व्यवहार करता है। दिया है अपसारी लेंस की तरह, अभिसारी लेंस की तरह, समतल सतह की तरह और अपसारी दर्पण की तरह। कह रहा है कि अगर पानी है और पानी के अंदर कोई बुलबुला है तो वह कैसा व्यवहार करेगा। तो पानी है अगर ये और पानी के अंदर बुलबुला है तो बुलबुला तो हवा का ही होगा, तो इसका अपवर्तनांक 1 होगा और पानी का अपवर्तनांक कितना होगा 1.3 होगा। अच्छा बुलबुला उठा हुआ सतह है तो ये उत्तल लेंस की तरह है, उत्तल लेंस की तरह है। लेकिन जैसे ही इसको पानी में डुबाई यानी ये अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डूब गया है। तो हम एक कंसेप्ट याद किए थे कि यदि किसी भी लेंस को उस लेंस से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो वह लेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी उत्तल अवतल हो जाएगा और अवतल उत्तल हो जाएगा। तो यह तो था उत्तल सतह, लेकिन अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डूब गया है तो यह हो जाएगा अवतल। और अवतल को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी। तो यहाँ पे दिया है पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसे, अपसारी लेंस की तरह, अभिसारी लेंस की तरह, समतल सतह की तरह और अपसारी दर्पण की तरह। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो ए नंबर आंसर सही है, अपसारी लेंस की तरह यह व्यवहार करेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, नहीं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि जो लोग भी ऑप्टिकल फाइबर पूरा जानना चाहते हैं तो पीछे ऑप्टिकल फाइबर का एक वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्रकाशिक तंतु के नाम से होगा शायद, तो उसको आप देख सकते हैं, वहां से आप पूरा पढ़ सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो ऑप्टिकल फाइबर कैसा व्यवहार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का, और इसका आवृत्ति क्या होता है, सबसे कम होता है। ध्यान रहे आवृत्ति कम होता है, आवृत्ति कम होता है और तरंग दैर्ध्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है लाल का। तो लाल रंग जो है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होता है, अधिक होता है।
और अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए किस रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है, तो लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। चलिए अब अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। किसी भी पदार्थ के लिए अपवर्तनांक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, तो जिस रंग का आवृत्ति अधिक होगा, ध्यान रहे आपको ये याद रखना है, आवृत्ति अधिक होगा जिस रंग का, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो जिस रंग का आवृत्ति अधिक होगा, तो किस रंग का आवृत्ति अधिक होता है, तो बैगनी रंग का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। यानी बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो जो 23 नंबर है इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो डी नंबर है, बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, तेज थोड़ा चल रहा है नहीं। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण होता है। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण होता है। तो अगर अपवर्तनांक म्यू है तो हम लोग फॉर्मूला एक याद किए हैं, डेल्टा इक्वल टू होता है a इंटू म्यू माइनस 1, जहां पे म्यू अपवर्तनांक है। अगर n अपवर्तनांक रहता तो हो जाता डेल्टा इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि म्यू अपवर्तनांक वाला कोई प्रिज्म है तो उसके लिए बताइए विचलन कोण कितना होगा, तो डेल्टा इक्वल टू होगा a इंटू म्यू माइनस 1, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है a इंटू म्यू माइनस 1। बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है 24 नंबर का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश में सबसे न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा होता है। तो अगर मान लीजिए प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, और कह रहा है सबसे विचलित अवयव, नहीं इसके पिछले वाले में ऑब्जेक्टिव था सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, और सबसे कम विचलन किसका होगा, तो लाल रंग का होगा। यानी सबसे कम विचलित अवयव कौन सा होता है, तो इसमें दिया हुआ है बैगनी, हरा, लाल और पीला, तो इसमें कौन सा होगा, लाल होगा जो सबसे कम विचलित होता है। तो उम्मीद है आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इसका पूरा सेट बनाते चलिए, नहीं पूरा लाइन से सेट बनाते चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। मैं पूरा आपको बोला हूँ, आपको हर चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि तैयार करा दूँ। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूरा कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 25 से आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो बस इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।